Hey guys, good morning and welcome on my digital learning platform BHU Academy। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज 12 अगस्त 2021 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर को क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले इंट्रेंस एग्जाम साथ ही साथ अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न एक बुक से संबंधित है कि एक बुक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। तो इसकी लेखिका कौन है? ऑप्शन है जया कृपलानी, सुधा मूर्ति, वंदना कश्यप, सोनम देसाई। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। देखिए, सुधा मूर्ति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। सुधा मूर्ति ने पुस्तक लिखी है। सुधा मूर्ति को 2006 में साहित्य के लिए इनको RK नारायण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2011 में इनको कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता के लिए अतिमाबे पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो इस सुधा मूर्ति के द्वारा ये लिखी गई काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और देखिए, हाल ही में कुछ ऐसी प्रकाशित पुस्तक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, इंडिया 2030 द राइज ऑफ मैजेस्टिक नेशन, इंडिया 2030 द राइज ऑफ मैजेस्टिक नेशन, गौतम चिकेरमाने के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। और कांति वाजपेयी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिया वर्सेस चाइना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। बिमल जलान के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और साथ ही साथ देखिए, सुधांशु मित्तल के द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है RSS बिल्डिंग दैट इंडिया थ्रू सेवा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और ओलंपिक के क्षेत्र में एक पुस्तक लिखी गई ओलंपिक से संबंधित जिसका नाम है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, जो इम्तियाज़ और अनीस के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, एक इंडेक्स से प्रश्न है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 122वां, 120वां, 123वां अथवा 168वां। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 122वां। देखिए, पहले इस इंडेक्स को समझिए कि ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक इंडेक्स क्या है। तो लंदन में एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रमंडल सचिवालय। ये राष्ट्रमंडल सचिवालय जो है इसको जारी करती है और इसको 2020 में जारी किया जाना था, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक इसको 2021 में जारी किया गया। तो ये जो जारी करती है राष्ट्रमंडल सचिवालय, तो किन आधारों पर जारी करती है? तो जो 15 से 29 वर्ष के मध्य के जो युवा हैं, उन युवा के शिक्षा, उनके रोजगार, उनके स्वास्थ्य, समानता और समावेश, उनके शांति और सुरक्षा के आधार पर ये इंडेक्स तैयार करती है कि जो 15 वर्ष से 29 वर्ष के युवा हैं, देखिए जो 15 वर्ष से लेके 29 वर्ष के मध्य के जो युवा हैं, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उनके रोजगार की स्थिति क्या है, उनके समानता और समावेश की स्थिति क्या है, शांति सुरक्षा, साथ ही साथ पॉलिटिकल सामाजिक रूप में उनकी भागीदारी को आधार बनाकर ये एक इंडेक्स तैयार करती है और उसको जारी करती है। तो इसको जारी किया है राष्ट्रमंडल सचिवालय है जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। इसको जारी किया है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 122वां स्थान दिया गया है भारत को। देखिए, 122वां स्थान भारत को दिया गया है। बात की जाए कि टॉप स्थान पे कौन रहे हैं, तो सिंगापुर टॉप स्थान पे रहा है, साथ ही साथ स्लोवेनिया, नॉर्वे जो है, माल्टा, डेनमार्क, ये सभी टॉप स्थान पर हैं। और सबसे अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान पर देखिए दक्षिण सूडान रहा है, अफगानिस्तान रहा है, नाइजीरिया रहा है। ये सब कंट्रीज़ जो हैं सबसे अंतिम पायदान पर रहे हैं। तो ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को दिया गया है 122वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई ई नगर पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन
किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये जो पोर्टल है ई नगर और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है ई नगर, इसको किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात सरकार के द्वारा इस ई नगर पोर्टल को और मोबाइल एप्लीकेशन को जारी किया गया। अब इसको जारी किया गया है तो इसका मकसद क्या है जारी करने का? तो इस ई नगर पोर्टल के माध्यम से सरकार क्या करेगी कि जो राजस्थान में 170 स्थानों को इसमें इंक्लूड करेगी। इन 170 स्थानों में 162 नगर पालिका और 8 नगर निगम को इसमें इंक्लूड करेगी, जोड़ेगी और उनमें जो भी परियोजना होगी उनको कवर करेगी। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी टैक्स पे करते हैं लोग, उसको डिजिटली रूप से उसको पे किया जाएगा, उसको डिजिटली रूप से पे किया जाएगा। साथ ही साथ उस टैक्स से संबंधित जो भी शिकायत होगी उसको डिजिटली रूप से इस पर पूछा जा सकता है और उसका निवारण भी डिजिटली रूप से ही किया जाएगा। तो इसके लिए इस ई नगर पोर्टल को और इस ई नगर एप्लीकेशन को गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए, इसको गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 11 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त अथवा 9 अगस्त। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 अगस्त। 10 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड लायन डे के रूप में। शेर जो है जानवरों का राजा है, आप लोग जानते हैं, और इसी के संरक्षण के लिए, इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 अगस्त को मनाया गया है ये डे विश्व शेर दिवस के रूप में। तो देखिए, इसको शुरू किया गया था 2013 से और इस बार जो 2021 में मनाया गया है तो उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है अफ्रीकी शेरों का धीमा उन्मूलन। उसकी थीम है अफ्रीकी शेरों का धीमा उन्मूलन, अर्थात स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायंस। तो ये डे मनाया गया है 10 अगस्त को। तो देखिए, जो 10 अगस्त को मनाया गया है, तो अब देखिए शेर के बारे में देखिए, पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो केवल शेर की एक ही प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। आप लोग को पता भी होगा, पैंथेरा लियो प्रजाति की एकमात्र शेर जो है विश्व में यही है। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अफ्रीकन शेर के बारे में सुना होगा, एशियाई शेर के बारे में सुना होगा। तो ये जो पैंथेरा लियो है इसी की उप प्रजाति है, 2 उप प्रजाति है। जो आप लोगों ने सुना होगा अफ्रीकन शेर जिसको कहते हैं वो होता है पैंथेरा लियो, और जो आप लोगों ने एशियन शेर के बारे में सुना होगा वो होता है पैंथेरा लियो पर्सिका। तो पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो केवल यही 2 प्रजाति के शेर हैं। तो इन्हीं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 10 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड लायन डे के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, पीएम दक्ष नामक पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये पीएम दक्ष एक पोर्टल है और साथ ही साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करी गई है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय अथवा उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है और इसी के द्वारा पीएम दक्ष नामक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। वर्तमान समय में है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और इन्होंने इसका अनावरण किया है। देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है, पीएम दक्ष अर्थात युवाओं को दक्ष बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसको आप एक फाउंडेशन कोर्स की तरह समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि कौशल सिखाए जाएंगे, स्किल्स सिखाए जाएंगे युवाओं को। तो उसके लिए इसको अनावरण किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल प्रयास नामक पहल का अनावरण किया है? तो ये डिजिटल प्रयास नामक पहल को किस बैंक ने इसका अनावरण किया है, लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिडबी।
अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस डिजिटल प्रयास नामक पहल को शुरू किया गया है। तो इसमें देखिए क्या है कि सिडबी बैंक क्या करेगी कि जो छोटे समूह के उद्यमी हैं उनको कर्ज देने के लिए, उनको लोन देने के लिए इस पहल का अनावरण किया है, डिजिटल प्रयास। इसमें क्या होगा कि 24 घंटा के अंदर लोन प्रोवाइड किए जाएंगे जो एमएसएमई सेक्टर के उद्यमी हैं उनको, और पूरी तरह से डिजिटली रूप से प्रोवाइड किए जाएंगे, अर्थात उनको अब समय नहीं लगेगा लोन लेने के लिए। तो ये सिडबी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए सिडबी की बात आ गई, तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है इसका मुख्यालय। और वर्तमान समय पर इसके सीएमडी कौन है? एस रमन वर्तमान समय पे इसके सीएमडी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट जिसका नाम है GISAT, GSAT, ये एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। इसको किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए ऑप्शन है इसरो, नासा, DRDO अथवा BDL। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है ये इसरो, और इसी के द्वारा इस GSAT भू इमेजिंग उपग्रह 1 को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये देखिए इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये नाम से ही पता है, देखिए यहाँ पर जियो इमेजिंग सैटेलाइट अर्थात भू इमेजिंग उपग्रह, ये क्या करेगा कि जो बॉर्डर्स होते हैं उनकी निगरानी के लिए उनको लॉन्च किया जाएगा, और ये 24/7 निगरानी करेगा। खास करके चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर की ये निगरानी करने में मदद करेगा, जिसका नाम है GISAT भू इमेजिंग। 12 अगस्त को इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए अब इसरो की बात आ गई, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना। मुख्यालय है इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसके संस्थापक कौन थे? G सतीश रेड्डी, और वर्तमान समय पे इसके अध्यक्ष कौन है? K शिवम, इसके वर्तमान समय पे अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में बनाई गई थी, और इसको अभी तक लागू नहीं किया गया था, लेकिन इसको लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक अथवा महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कर्नाटक के वर्तमान समय पे हैं शिक्षा मंत्री अभय नारायण, उन्होंने ही इसका अनावरण किया है कि कर्नाटक जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाएगी और इसको सेशन 2021 और 22 में लागू करेगी। तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा अपनाया गया। अब देखिए कर्नाटक की बात आ गई, तो कर्नाटक को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1956 में, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्मई। आप लोगों को पता भी होगा कि ये हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, और थावर चंद्र गहलोत जो हैं कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अभय श्रीनिवास ओका जो हैं ये कर्नाटक के चीफ जस्टिस हैं, और देखिए 28 सीट जो है लोकसभा की है, 12 सीट राज्यसभा की है, और 224 सीट विधानसभा की है कर्नाटक में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। और पंपा सरोवर झील ये काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है जो कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये योजना है जिसका नाम है आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा अथवा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना। देखिए नाम से ही स्पष्ट है इसका उद्देश्य, जिसमें लिखा है आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट, अर्थात आपके पॉकेट में अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आपका ट्रीटमेंट होगा। तो कोविड-19 के खिलाफ निःशुल्क जांच के लिए, निःशुल्क आपके
ट्रीटमेंट के लिए इस योजना को मेघालय सरकार ने शुरू किया है, जिसमें क्या होगा कि कोविड-19 के जो रोगी होंगे उनका मुफ्त इलाज मेघालय राज्य की सरकार करेगी और इसको नाम दिया है आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना। अब देखिए मेघालय की बात आ गई तो मेघालय को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1972 में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के वर्तमान समय पे गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और मुख्यमंत्री कौन है? तो कानराड संगमा। कानराड संगमा जो है मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और मेघालय जो है ये भारत के केवल एक स्टेट से सीमा साझा करता है। वो स्टेट कौन सा है? असम। और केवल एक देश से सीमा साझा करता है, वो देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये इन्फॉर्मेशन मेघालय के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 को किस संस्था ने जारी किया है? तो ये भी एक इंडेक्स से प्रश्न है, जो इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अर्थात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसको किस संस्था ने जारी किया है? ऑप्शन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, प्रबंधन विकास संस्थान अथवा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका मुख्यालय है फ्रांस में, ये फ्रांस का संस्था है और इसी के द्वारा ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 को जारी किया गया है, जो इस आधार पर जारी किया जाता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस हद तक है और उसी का ये इंडेक्स है। तो अब ये जारी किया गया है, तो बात आ गई भारत की कि इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का देखिए स्थान है 142वां स्थान है। इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। इस बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर देखिए है नॉर्वे। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है, भारत का 142वां स्थान है। तो गाइज इस सेशन में यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 13 अगस्त 2021 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।